बुक्स रेडियो में आपका स्वागत है। कभी ये सवाल मन में आया है कि क्यों कुछ लोग अमीर होते चले जाते हैं जबकि बाकी लोग मतलब हम जैसे लोग पूरी जिंदगी बस ईएमआई और बिल चुकाने में ही निकाल देते हैं। हाँ, ये सवाल तो है। क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल है या इसका कोई फॉर्मूला भी होता है? और अगर कोई फॉर्मूला है भी तो क्या वो आज मतलब इतने साल बाद भी काम करता है? आज हम इसी फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी की 25 साल पुरानी लेकिन आज भी जबरदस्त बिकने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड के जरिए। ये वो किताब है जो पैसे के बारे में हमारी पूरी सोच को चैलेंज करती है। बिल्कुल। तो आज हम इस किताब की सिर्फ समरी नहीं देंगे, नहीं, बल्कि ये परखेंगे कि इसके कौन से आइडिया आज भी उतनी ही दमदार हैं। और कौन से शायद थोड़े पुराने हो गए। हाँ, चलिए इस किताब के अंदर की दुनिया में एक गहरी छानबीन करते हैं। बिल्कुल। तो इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया से होती है। दो पिताओं की कहानी। हाँ, रॉबर्ट के दो पिता। एक उनके अपने पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे पीएचडी थे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे। और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो 8वीं पास थे लेकिन शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। ये रिच डैड पुअर डैड का कॉन्सेप्ट तो अब मतलब काफी लोग जानते हैं। हाँ, जानते तो हैं। एक की सोच थी खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो और सेफ रहो। बिल्कुल। और दूसरे की सोच थी सीखो कि पैसा काम कैसे करता है और उससे अपने लिए काम करवाओ। पर क्या ये सिर्फ नौकरी और बिजनेस की लड़ाई है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। ये असल में रिस्क यानी जोखिम को देखने के दो अलग अलग नजरिए की कहानी है। पुअर डैड का नजरिया था रिस्क से बचना, यानी रिस्क अवॉइडेंस। नौकरी करो क्योंकि वो सेफ है। एग्जैक्टली। और रिच डैड का नजरिया था रिस्क को समझना और उसे मैनेज करना सीखना, यानी रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा। इसी एक फर्क से आप देखिए सारी कहानी शुरू होती है। और इसी सोच के साथ रिच डैड ने 9 साल के रॉबर्ट को पहला सबक सिखाया, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। कौन सा? अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, ये तो है। उन्होंने रॉबर्ट को अपने स्टोर में 10 सेंट प्रति घंटे पर काम दिया। और जब रॉबर्ट ने पैसे बढ़ाने की मांग की तो उनकी पगार ही बंद कर दी। ये तो बच्चों के साथ ज्यादती लगती है। पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन रिच डैड उन्हें एक जाल से बाहर निकालना चाहते थे। कौन सा जाल? जिसे वो रैट रेस कहते थे। चूहों की दौड़। हाँ, चूहों की दौड़। ज्यादातर लोग इसी में फंसे हैं। नौकरी करो, पैसा कमाओ, खर्चे बढ़ाओ और फिर ज्यादा पैसे के लिए और ज्यादा मेहनत करो। बिल्कुल, ये कभी न खत्म होने वाला चक्र है। रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट इस चक्र से बाहर निकलकर सोचना सीखें। मतलब जब पैसे का लालच और डर दिमाग से हटता है तभी असली मौके दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली। द रॉबर्ट बिना पैसों के काम कर रहे थे तो उनका दिमाग वो सोचने लगा पैसे कमाने का और क्या तरीका हो सकता है। और तब उन्हें आइडिया आया। हाँ, उन्होंने पुरानी कॉमिक्स इकट्ठा की और अपने घर में एक लाइब्रेरी शुरू कर दी, जिससे उन्हें स्टोर में काम करने से कहीं ज्यादा कमाई होने लगी। उन्होंने पैसे के लिए काम करने के बजाय एक सिस्टम बनाया जो उनके लिए पैसे कमा रहा था। तो पहला सबक यही था, नौकरी मत ढूंढो, मौके ढूंढो। सही। तो पैसे के लिए काम न करने का मतलब है कि पैसा हमारे लिए काम करे। लेकिन ये होगा कैसे? यहीं पर इस किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी आइडिया सामने आता है। एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। और कियोसाकी ने इसे इतना सिंपल बना दिया कि कोई भी समझ सकता है। कैसे? देखिए, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ओके। और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही। सुनने में तो बहुत सिंपल है। जैसे अगर मेरे पास एक दुकान है जिसका किराया आता है तो वो एसेट है। सही। और अगर मेरे पास एक महंगी कार है जिसकी ईएमआई जाती है तो वो लायबिलिटी है। लेकिन यहीं पर किताब एक ऐसी बात कहती है जो मतलब हजम करना थोड़ा मुश्किल है। कौन सी बात? वो कहती है कि आपका घर जिसमें आप रहते हैं वो आपका एसेट नहीं, आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। हाँ, और यही इस किताब का सबसे कह सकते हैं विवादित हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि भारत जैसे देश में तो अपना घर होना एक इमोशनल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा सिंबल है। हमारे माँ बाप हमें यही तो सिखाते हैं कि सबसे पहले सर पर छत होनी चाहिए। तो क्या कियोसाकी की ये बात यहाँ गलत साबित होती है? मतलब अगर किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत लगाकर एक घर बनाया तो वो उसकी लायबिलिटी कैसे हो गई? देखिए, कियोसाकी इमोशंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। पैसे का बहाव। हाँ, पैसे का बहाव। अगर आपका घर
हर महीने आपकी जेब से मेंटेनेंस, टैक्स और लोन की ईएमआई के रूप में पैसा निकाल रहा है, तो वो उस परिभाषा के हिसाब से एक लायबिलिटी है। अच्छा। वो ये नहीं कह रहे कि घर मत खरीदो, वो कह रहे हैं कि अमीर लोग पहले अपना एसेट कॉलम बनाते हैं, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, जो इतना कैश फ्लो पैदा करें कि उससे वो अपने सपनों का घर खरीद सकें। अच्छा, तो ये प्रायोरिटीज का खेल है। बिल्कुल, उनका फोकस पहले इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बनाने पर होता है, न कि खर्चे बढ़ाने वाली चीजों पर। पहले इनकम का सोर्स बनाओ, फिर उस इनकम से शौक पूरे करो। इसी से जुड़ा एक और सबक है, अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, और इसके लिए उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का जो उदाहरण दिया है वो तो कमाल का है। हाँ, वो कहानी दिमाग खोल देती है। जब मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक से पूछा गया कि वो किस बिजनेस में है, तो सबने क्या कहा? यही कि हैमबर्गर के बिजनेस में। और रे क्रॉक ने कहा, नहीं, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब हम जो बिजनेस देख रहे होते हैं, असली बिजनेस उसके पीछे कहीं और ही चल रहा होता है। सही। बिल्कुल, रे क्रॉक ने समझाया कि मैकडॉनल्ड्स की असली कमाई बर्गर बेचकर नहीं, बल्कि उस जमीन को कंट्रोल करके होती है जिस पर वो रेस्टोरेंट खोलता है। तो हैमबर्गर का बिजनेस तो बस उस जमीन की कीमत चुकाने का एक जरिया है। अच्छा। रिच डैड का भी यही कहना था, अपनी नौकरी यानी प्रोफेशन और अपने बिजनेस में फर्क समझो। आपकी नौकरी आपका बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस है आपका एसेट कॉलम। हाँ, नौकरी करते हुए अपने एसेट कॉलम को बनाते रहो। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल ही जाकर अपनी नौकरी छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि नौकरी से जो सैलरी आ रही है उसे सिर्फ खर्च करने के बजाय उससे छोटे छोटे एसेट्स खरीदना शुरू करो जो आपके लिए और पैसा बनाए। सही पकड़ा। और ये एसेट्स बनाने के लिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा। यहीं पर अगला सबक आता है, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। इसमें वो एक महिला पत्रकार का उदाहरण देते हैं जो बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती थी लेकिन बन नहीं पा रही थी। हाँ, जब रॉबर्ट ने उन्हें सेल्स सीखने की सलाह दी तो वो तो भड़क गई। हाँ, क्योंकि उनके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी और वो सेल्स को अपने लेवल से नीचे का काम समझती थी। अच्छा। यहीं पर रिच डैड की एक बात याद आती है, दुनिया टैलेंटेड गरीब लोगों से भरी पड़ी है। सिर्फ एक स्किल में अच्छा होना काफी नहीं है। असली दुनिया में सफलता के लिए आपको अपनी कोर स्किल के अलावा सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन जैसी स्किल्स भी आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाला भी गरीब रह सकता है अगर उसे अपना प्रोडक्ट बेचना ना आता हो। हाँ, ये तो क्रिएटिव लोगों के लिए या जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं उनके लिए काफी डरावनी बात है। ये डरावनी है लेकिन सच है। किताब का संदेश है कि अपनी ईगो को साइड में रखकर वो स्किल सीखो जो आपको पैसा बनाकर देंगी। मतलब शायद अपनी शुरुआती करियर में ऐसी नौकरी चुनो जहां सैलरी भले ही कम हो लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिले। ये स्किल्स लॉन्ग टर्म में आपको किसी भी बड़ी सैलरी से ज्यादा अमीर बनाएंगी। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ने ये सब सीख लिया, उसे एसेट्स लायबिलिटीज का फर्क पता है, वो नई स्किल्स भी सीख रहा है, फिर भी ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। किताब इसके पीछे 5 बड़ी रुकावटें बताती है और मुझे लगता है ये इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि ये फाइनेंस से ज्यादा साइकोलॉजी के बारे में है। पहली और सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डर, फियर, पैसा खोने का डर। ये तो स्वाभाविक है, कौन अपनी मेहनत की कमाई खोना चाहता है? मेरी तो छोटी सी एफडी में भी रिस्क लेने में हालत खराब हो जाती है। और किताब ये नहीं कहती कि डरना नहीं चाहिए, वो कहती है कि डर के बावजूद एक्शन कैसे लेना है, ये सीखना जरूरी है। अच्छा। अमीर और गरीब में फर्क ये नहीं है कि अमीर डरते नहीं, फर्क ये है कि वो डर को हैंडल कैसे करते हैं। वो कैसे? रिच डैड कहते थे, हारना जीतने की प्रोसेस का हिस्सा है। वो छोटे निवेश से शुरू करते हैं जहां अगर नुकसान हो भी जाए तो वो उसे ट्यूशन फीस समझकर सीखते हैं। तो वो डर को सीखने का टूल बना लेते हैं, पैरालिसिस का कारण नहीं। बिल्कुल ठीक है। डर के बाद दूसरी रुकावट है संदेह, सिनिसिज्म। हाँ, ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो कहती है, अरे ये सब कहने की बातें हैं, या क्या होगा अगर मेरा पैसा डूब गया तो? ये व्हाट इफ वाला कीड़ा। हाँ, जो हमें कोई भी कदम उठाने से रोक देता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों को ये जरूर बताते हैं कि कोई आइडिया क्यों काम नहीं करेगा। कियोसाकी ने, हाँ, जो हमेशा आसमान गिरने का शोर मचाते रहते हैं, इनसे दूर रहो। अपने संदेह को शांत करने का तरीका है जानकारी हासिल करना और छोटे कदम उठाना। तीसरी रुकावट है आलस, लेजीनेस। और ये सिर्फ सोफे पर पड़े रहने वाला आलस नहीं है। नहीं, किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है,
जो लोग सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। ये कैसे? वे खुद को काम में इतना डुबाए रखते हैं कि अपनी हेल्थ, अपने परिवार और अपनी फाइनेंशियल लाइफ जैसी जरूरी चीजों के बारे में सोचने से बचते हैं। मैं बहुत बिजी हूं कहना अक्सर एक बहाना होता है। और चौथी रुकावट है बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। इसमें किताब एक बहुत ही कमाल की आदत बदलने की बात करती है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। हाँ। ये एक गेम चेंजर आइडिया है। ज्यादातर लोगों की आदत क्या होती है? सैलरी आई, पहले सारे बिल चुकाए, ईएमआई दी, घर का खर्च निकाला, और फिर महीने के अंत में जो बचा उसे सेव किया। और अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। मेरी कहानी तो बिल्कुल यही है। रिच डैड की आदत उल्टी थी। जैसे ही पैसा आता वो सबसे पहले उसका एक हिस्सा, मान लीजिए 10%, निवेश के लिए निकाल लेते थे। पहले? हाँ, सबसे पहले। अब जो पैसा बचा उससे वो अपने खर्चे चलाते थे। इससे होता ये था कि बिल चुकाने का प्रेशर उन्हें और ज्यादा इनकम कमाने के लिए क्रिएटिव बनाता था। वाह, ये छोटा सा बदलाव आपको बचत करने वाले से निवेशक बना देता है। बिल्कुल। और पांचवी और आखिरी रुकावट है अहंकार, एरोगेंस या ईगो, जो हमें नई चीजें सीखने से रोकता है। और ये सबसे खतरनाक है। सबसे ज्यादा। रिच डैड कहते थे, जब भी मैं किसी चीज के बारे में एरोगेंट या मतलब अज्ञानी होता हूं तो मेरा पैसा डूबता है। कई लोग अपने ईगो के पीछे अपना मुझे नहीं पता वाला सच छुपा लेते हैं। वो मानना ही नहीं चाहते कि उन्हें किसी फाइनेंशियल टॉपिक की जानकारी नहीं है, और इसी चक्कर में वो कभी कुछ नया सीख नहीं पाते। अगर आपको इन्वेस्टिंग नहीं आती तो इसे मानना पहला कदम है। हाँ, किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, कोई किताब पढ़ें। आपका अहंकार आपको गरीब बनाए रखता है। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड हमें पैसे कमाने के तरीके नहीं बल्कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका सिखाती है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। हाँ। कर्मचारी की सोच से निवेशक की सोच की तरफ। एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से बचो, हमेशा सीखते रहो, और अपने डर, शक और ईगो पर काबू पाओ। और अंत में एक विचार, इस किताब का सबसे बड़ा सबक शायद ये है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा दिमाग है। अगर हम इसे सही ट्रेनिंग दें तो ये कितनी दौलत बना सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। किताब को पढ़कर सिर्फ जानकारी बढ़ाना एक बात है, और उसे अमल में लाना दूसरी। बिल्कुल। तो क्यों ना आज ही अपने किसी एक छोटे से फालतू खर्चे को पहचान कर उसे काटा जाए और उस पैसे को किसी किताब, कोर्स या अपनी पहली छोटी सी SIP में लगाया जाए। आज की इस चर्चा पर आपकी क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि इस किताब के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो बुक्स रीडो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारे प्रयासों का समर्थन करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ।